बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 10 भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बल्कि 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। आज हम इस पूरी एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर कंडीशंस जो हैं वो फाइंड की थी। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड अ वेक्टर वूज मैग्नीट्यूड इज़ 4। आप इस चीज़ को अगर हम छोड़ दें, फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू दिस वेक्टर, अगर वो वेक्टर किसी और के पैरेलल होगा तो उसको हम क्या नाम दे रहे थे? यूनिट वेक्टर का नाम दे रहे थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल कंडीशन वही है, यूनिट वेक्टर की तरह की ही है, लेकिन इस वक्त उसके साथ एक और कंडीशन भी आ रही है, मैग्नीट्यूड इज़ 4। यानी कि जो आप वेक्टर लेट करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 4 होगी। तो उसको आपने पैरेलल बनाना है, किसके? इसके। याद रखें, 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, उनमें डायरेक्शंस जो हैं वो देखी जाती हैं, आई, जे और के, ये डायरेक्शंस हैं। मैग्नीट्यूड जो होगी वो किसी की ज़्यादा और किसी की कम हो सकती है। इसके 2 पार्ट हैं, दोनों में से एक मैं करवाता हूँ, एक आप लोगों ने करना है। बिल्कुल सेम जैसा पार्ट नंबर 1 है, बिल्कुल ऐसा ही पार्ट नंबर 2 है। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7। हमें जो वेक्टर दिया गया है उसको हम नाम दे लेते हैं ए का। ए वेक्टर है हमारे पास 2i - 3j + 6k, ये हमारे पास एक वेक्टर है। सबसे पहले हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने एक और वेक्टर बनाना है जो इसके पैरेलल होगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या है कि हर कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, सिंप्लीफाई करें इसको। 2 का स्क्वायर 4, 9, 36 और ये इज इक्वल टू होगा अब आपके 49 और स्क्वायर रूट हल होने के बाद 7 आ गया। ये हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। हमने वो वेक्टर कंसीडर किया हुआ है ए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर बनाएंगे। इसी को यूनिट वेक्टर बनाना है, ए को। तो ए का यूनिट वेक्टर जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये साइन लाजमी डाला करें। इज इक्वल टू 2i - 3j + 6k डिवाइडेड बाय 7। यह आपके पास एक ए वेक्टर जो है वो बन चुका है। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि 2/7i - 3/7j + 6/7k, ये हमारे पास वेक्टर की कंडीशन बन गई। अब जो कंडीशन हमें उसने कहा था, वो जो कहा था कि भी हमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जो वेक्टर पैरेलल चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? 4। ये तो हमने जो वेक्टर बनाया ये तो यूनिट वेक्टर है, और जो वेक्टर यूनिट होता है वो दूसरे वेक्टर के, अपने ही वेक्टर के क्या होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल तो हो गया, अब हम उसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन का हिस्सा है बेटा ये, लेट बी बी अ वेक्टर, बी बी अ वेक्टर। ये हमने एक वेक्टर लेट कर लिया, हैविंग मैग्नीट्यूड इज 4। कि अब इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? 4 है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको उसके पैरेलल बनाएंगे। बी जो है इज पैरेलल टू ए, सिंस बी वेक्टर is equal to is parallel to a, जो आपने a वेक्टर बनाया अब उसके पैरेलल है, तो हम फिर लिखेंगे therefore क्या होगा हमारे पास? b यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू
ए यूनिट वेक्टर इक्वल है इज इक्वल टू क्या 2/7i माइनस 3/7j प्लस 6/7k। ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। नाउ b इज इक्वल टू b वेक्टर मल्टीप्लाई बाय b मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय b यूनिट वेक्टर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस वेक्टर को ही तो फाइंड करना था जो दूसरे वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 2/7i माइनस 3/7j प्लस 6/7k। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैं इसको जरा कलर से करके क्लियर कर दूं, ये b और a हमने बराबर लिखा है, तो ये a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। तो ये देखिए, ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं ज़रा इसको सीधा करके लिखता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो भी हमारे पास रिजल्ट है 4 2 8 8/7 i 4 3 12 माइनस 12/7j 4 6 24 प्लस का 24/7k। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका पार्ट नंबर ए रिजल्ट जो है वो क्लियर हो गया कि हमने क्या फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे आपने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हमारे पास कंडीशन जो दी जा रही है वो देखते हैं क्या है। इफ u v एंड w रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कहता है u v और w जो है वो एक ट्राइंगल की साइड्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z। इसमें हमारे पास ये देखें, ये z अननोन है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखें, जब भी हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो दो वेक्टर यानी कि दो साइड का सम तीसरी साइड के क्या होता है, बराबर होता है। वेक्टर के अंदर दो साइड जो हैं हमारे पास, ये u और v या फिर v और w, w और v, ये दो साइड जो हैं वो किसी तीसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खुद जो है वो इसको हल करके देख सकते हैं कि कौन सी साइड किसके बराबर होगी। देखें ज़रा गौर से, यहाँ पे देखें, अगर हम u और v को ऐड करें 2i माइनस i तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, i। इसी तरह अगर हम इसको देखें j वाले को, तो 3 और ये भी 3 3 + 3 6, तो इसका मतलब है u + v जो है वो किसके बराबर है, w के बराबर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और MCQ वगैरह में भी ये अक्सर आ जाता है। गिवन u वेक्टर जो दिया गया हमें 2i + 3j + 4k, v वेक्टर इज इक्वल टू -i + 3j - k, और w वेक्टर वो क्या है हमारे पास, i + 6j और अननोन वैल्यू यानी कि z k। ठीक है, सिंस u v एंड w आर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अगर ये साइड ऑफ द ट्राइंगल हैं तो फिर हमें u v एंड w आर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये लाजमी लिखेंगे आप, क्योंकि आपने कंडीशन बनानी है तो लाजमी लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देयरफॉर क्या होगा जी, आपके पास मैंने कंडीशन बता दी कि देखें u और v को ऐड करें तो वो w के बराबर आ रही हैं। तो फिर क्या होगा, u + v इज इक्वल टू w। हम इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो u और v की वैल्यूज जो हैं वो लिखते हैं हम। u की वैल्यू 2i + 3j + 4k,
ये u की वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस v की वैल्यू, तो v हमारे पास क्या है माइनस आई प्लस 3j और माइनस के, मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल किया है कि दरम्यान में प्लस है, आप यहाँ पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इक्वल टू w। तो w में हमारे पास क्या है i प्लस 6j और प्लस z के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड i वाली वैल्यूज i में ऐड हो जाएंगी, तो 2 माइनस 1 तो i जस्ट आएगा। इसी तरह 3 प्लस 3 6j, 4 माइनस 1 यानी कि 3k प्लस का, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है i प्लस 6j प्लस z के, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, यानी कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। जब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो देखें i के बराबर है, j के बराबर है, वैल्यूज भी और कोफिशिएंट्स भी, तो k को हम कर लेते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ k, जो अननोन है उसी को फाइंड करना है ना हमने। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास वैल्यू है 3 और राइट साइड पे आपके पास क्या है z, तो यही आपका आंसर था, z इज इक्वल टू 3, जो आपने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, ये जो ए बी सी वर्टेक्स दिए गए हैं हमारे पास, इनके पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, ए का है 2i माइनस जे प्लस के, बी का है 3i प्लस जे और सी का 2i प्लस 4j माइनस 2k, एंड डी जो है i माइनस 2j प्लस के। हमारे पास ये तरतीब से ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। शो दैट, हमने शो करवाना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमने ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। तो याद रखें हमने ए बी वेक्टर फाइंड करना है, सी डी वेक्टर फाइंड करना है और उनको पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए दोनों वेक्टर्स के आई जे और के कोफिशिएंट्स अगर सेम आ जाएं, ठीक है, कुछ कॉमन लेने के बाद, स्केलर नंबर को कॉमन लेने के बाद, ये चीज़ मैं आपको ज़रा थोड़ी सी क्लियर यहाँ पे समझाता हूँ। देखें ज़रा इसको, देखें एक वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 6j प्लस 2k, ये एक आपके पास वेक्टर है। बिल्कुल इसी तरह का एक और वेक्टर हम बना लेते हैं 6j प्लस 2k, ये आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों ही पैरेलल हैं और ये इस वक्त इक्वल वेक्टर हैं। तो इस वक्त ये इक्वल वेक्टर होने के साथ साथ अगर हमको ऐसे कर दें कि ये जो दूसरा वेक्टर है इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, लाइक के हमारे पास वो 5 हो जाए, तो ये जो वेक्टर के अंदर ये जो चीज़ है, वेक्टर जो है बेसिक, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। जब ये इक्वल होंगे तो इस स्केलर नंबर की वजह से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ तो बढ़ जाएगी, देखिए ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो दोनों आपस में ये ए पैरेलल, मैं स्केल यूज़ करूँगा तो फिर चलें स्केल को यूज़ कर लेते हैं। ताकि आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें एक आपने वेक्टर बनाया, फर्ज करें ये वेक्टर है आपके पास, इसको हम रेज कर लेते हैं, जो लगाएं लाइनें। ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है, ये क्या है, इसको क्यों हमने ऐसे किया। फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है, और बिल्कुल इसी के साथ ऐसा ही एक और वेक्टर है जो कि इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है। जो ही इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ये पैरेलल भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड में फ़र्क है, लेकिन वेक्टर जो है वो दोनों सेम है, सेम ही डायरेक्शन है दोनों की, तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर की एक निशानी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें हमने यही काम करना है कि हमने जो हमें ट्राइंगल्स दी गई हैं, सॉरी पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, हमने उनको सॉल्व करना है, ए बी और सी डी वेक्टर फाइंड करना है और उसके बाद देखना है कि उसमें से क्या कॉमन है, कॉमन लेने के बाद वो आपस में पैरेलल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो लिखते हैं पहले। a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, b इज इक्वल टू वेक्टर्स के, बल्कि इसके नीचे आप साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपके यूनिट वेक्टर के साइन है तो लगाने की जरूरत नहीं है। b क्या पॉइंट है हमारे पास? पॉइंट है 3i प्लस जे। इनके नीचे आप लोग निशान लगा लिया करें। इसी तरह सी वेक्टर क्या होगा हमारे पास? 2i प्लस 4j माइनस 2k। ये निशान लगा लें, वो लगा लें, मैं मुख्तलिफ यूज़ करता हूँ ताकि आपको कोई भी पसंद आए तो वो आप लगा सकते हैं। d जो है उसको देखें, d इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2j प्लस k। ये आपके पास ए बी सी डी पॉइंट है। अब हम वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ए बी और सी डी, पहले हमने क्या फाइंड करना है? ए बी वेक्टर। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने दोनों वेक्टर तरतीब से लिखे हैं। अब मैं ये डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई वाला कंपोनेंट जो बी है, बी में से ए वाले जो है वो क्या होते हैं? माइनस, क्योंकि 3 में से आई 2i माइनस होगा। इसी तरह j में से ये वाला j क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या बनेगा हमारे पास वेक्टर? देखें 3i माइनस 2i, जस्ट आपके पास क्या बचेगा? प्लस का i। इसी तरह अगर हम j माइनस और फिर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या बनता है? 2j। आखिर में k, इसका k नहीं है कंपोनेंट, 0 लिख लेते हैं। 0k में से माइनस k करें तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा? एक माइनस k ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ए बी वैक्टर बना। इसी तरह आप एक वेक्टर और बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? सी डी होगा, क्योंकि आपने सी डी को ही उसके बराबर पैरेलल प्रूव करना है। सी डी वैक्टर बनता है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट एंड सेकंड माइनस फर्स्ट, माइनस आई एंड माइनस 2i। ये देखें माइनस आई एंड माइनस 2i, सी डी। तो डी में से सी को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस आई माइनस 2i इट इज इक्वल टू माइनस 3i। फिर इसी तरह माइनस 2j माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है, प्लस 4k, तो ये माइनस होगा तो माइनस 6k, सॉरी j। उसके बाद k की बारी है, प्लस का k और ये माइनस का 2k है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होने की वजह से ये वाला जो माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा प्लस का 3k आएगा, ठीक है। अगर हम ये चीज़ देखें कि सी डी जो वेक्टर हमने बनाया है इसमें से कॉमन भी है कुछ, तो कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। अगर हम माइनस 3 ले लें तो देखें क्या बनता है। माइनस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, है तो 3 कॉमन, लेकिन हम माइनस 3 ले लेते हैं ताकि कुछ जो कुछ भी कॉमन है उसको कॉमन ले सकते हैं। माइनस ना भी लें तब भी आपको कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि बाद में माइनस लेना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या बनता है? आई प्लस 2j, साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस k। देखिए हमने माइनस 3 कॉमन लिया था तो ये साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर आप 3 कॉमन लेते तो आपको ये वेक्टर नज़र ना आता जो ये वाला वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर ही इधर आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे कंडीशन जो बनी वो ये बनी कि सी डी या ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, ठीक है, पैरेलल वेक्टर या इक्वल वेक्टर। और कंडीशन है कि ए बी जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो हम यहाँ उसका नाम कोई स्केलर लिख लेते हैं, चलें एक लैम्डा ही लिख लेते हैं। तो वेयर इक्वल वेक्टर हो जाएगा, और इक्वल हो तो पैरेलल लाजमी होगा। लैम्डा इज इक्वल टू, वो क्या है लैम्डा? जो हमने कॉमन लिया था, लैम्डा इज इक्वल टू स्केलर वैल्यू जो कि -3 है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो अभी हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं कि हमारे पास वो क्या कह रहा है। वी से दैट 2 वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल। 2 वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। तो अभी हमने जो कंडीशन फाइंड की वो भी पैरेलल वेक्टर की ही थी। इफ़ देयर इज़ अ स्केलर c, उसके दरमियान में जो स्केलर है c है वो उसका नाम उसने दे दिया, सच दैट v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, यानी कि v जो है वो वेक्टर पैरेलल है w के, किसके बाद? c के
मल्टीप्लाई होने के बाद v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर c ग्रेटर देन 0 है, सेम डायरेक्शन में है, इफ c इज ग्रेटर देन 0, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। एंड द वेक्टर पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम c क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि c लेस देन 0 लें तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, दो पार्ट हैं इसके, सॉरी 4 पार्ट हैं इसके। तो देखें पहले पार्ट में कहता है फाइंड 2 वेक्टर ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, ये भी आप लोग खुद करेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें हमने 4 से भी मल्टीप्लाई किया था, 2 से भी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी आपके पास ये 2 वाला जो है बिल्कुल उसी तरीके से होगा। और जो काम दूसरा है आपके करने के लिए वो है पार्ट नंबर सी। उसमें आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ द लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट। इसके अपोजिट होगा तो ये 5 नहीं बनेगा, बल्कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आखिर में जैसे हमने वहां पे मल्टीप्लाई किया है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ताकि ये क्या बन जाए, अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए। अब रह गए हमारे पास 2 पार्ट बी और डी। तो बी पार्ट में है फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर v एंड w आर पैरेलल। ये है हमारे पास बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2, हमारे पास 2 वेक्टर हैं और दोनों ही क्या है जी, पैरेलल है। पहला वेक्टर v है हमारे पास, v इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, w, जो कि इज इक्वल टू है w इज इक्वल टू अल्फा यानी कि ai प्लस 9j और माइनस 12k। जब उसने कहा कि वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स के अंदर कुछ ऐसा होगा जिनके बाद ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि ये है डायरेक्शन जो है वो भी सेम नहीं बन रही, या कोफिशिएंट्स को देखें तो उनके अंदर फ़र्क है। तो यहाँ पे हम एक ऐसी कंडीशन बनाने जा रहे हैं जिसके बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जो कि उसने गिवन दी हुई थी। क्या दी हुई थी, v इज इक्वल टू, मैं दोबारा से देख के हम उसको लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। ये देखें v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, ये वेक्टर्स पैरेलल हैं लेकिन किसी ना किसी कंडीशन पे। तो v वेक्टर इज पैरेलल टू w आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय सी डब्ल्यू। तो देखें v वेक्टर तो हम लिखेंगे यहाँ पे i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो ये किसके पैरेलल है, w के। अब c क्या है, हमने c को देखना है। तो गौर से देखें, अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि इसका पहला कोफिशिएंट अल्फ़ा है, हमें अल्फ़ा को देखना होगा, अल्फ़ा क्या है। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे क्या है 9, ये क्या है 3। ठीक है, ये 9 है, ये 3 है, ये 12 है और ये क्या है 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी ना किसी वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे ये वेक्टर इसके क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। हमने c फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू c कोई वेक्टर है, किसके बाद आएगा, c को हम फाइंड करने जाएंगे तो ये आएगा ai यानी कि अल्फा i, अल्फा लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए, वैसे बुक में a ही लिखा हुआ है, अल्फा कह दें या a कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ai प्लस 9j माइनस 12k। ठीक है, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, जब वेक्टर पैरेलल हैं तो हम c को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, c मल्टीप्लाई होने के बाद अल्फा सी आई प्लस 9cj माइनस 12ck मल्टीप्लाई हो गया। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, हम उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो क्या बनेगा, हम देखें ये वेक्टर पैरेलल है तो आप किसी भी कोफिशिएंट को कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग i j और मे बी k, कोई भी आप कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे ये वेक्टर लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए, i माइनस 3j प्लस 4k। तो बच्चों ये जो है पहला इसके बराबर होगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 1 है सिर्फ। तो हम चारों रिजल्ट्स जो हैं वो लिखते हैं।
हाँ जी, तो आई इज इक्वल टू आई होगा, यानी कि अल्फ़ा सी इज इक्वल टू 1, ये हमने आई का कोफिशिएंट लिखा। इस तरह अगर हम जे का बनाएं तो जे का क्या बनेगा जी, -3 इज इक्वल टू 9c, -3 इज इक्वल टू 9c। और इसी तरह अगर हम जे की कोफिशिएंट को कंपेयर करें, ये आई का था, ये जे का है, और अब हम किसको कर रहे हैं, के को। हाँ, तो के इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 12 माइनस का 12c। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ जो है वो कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं। इधर से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालना, असल में हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 अननोन है, यहाँ पे एक अननोन है और यहाँ पे भी एक है, और वो क्या है, सी। तो दोनों इक्वलिटी में आ रहे हैं, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करें तो क्या बनती है, 9 उधर जाके डिवाइड होगा, -3 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू सी। कैंसिलेशन के बाद देखिए हमारे पास सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/3 इज इक्वल टू सी। तो ये आपके पास सी की वैल्यू निकली। आप इसी सी की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दें तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें अल्फ़ा -1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाएं, माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -3। ये हमने फाइंड करनी थी वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पुट, इसका नाम अगर रखा होगा तो हम यहाँ लिखने के काबिल हैं कि पुट इन 1। ठीक है, पुट इन 1। इसका नाम अगर 2 रखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2। ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ पहले बताता हूँ, ये आपने खुद करनी होती हैं क्वेश्चन को सही तरीके से समझाने के लिए, तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं कि वो क्या है। 4 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर किसकी तरह होगा जी, 7 की तरह। 7 में दोनों पार्ट उसी तरीके से हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर डी, फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं हम। तो सी और डी पार्ट हमारे पास दोनों जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। डी पार्ट में क्या है और ए इसमें बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमने बेटा ऊपर वाला पार्ट किया है, यानी कि पार्ट नंबर 3 किया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने यहाँ पे ए और बी को कंपेयर करना है। एक जैसे यहाँ पे हमारे पास सी आ रहा है, इधर भी सी आ रहा है, इधर भी सी आ रहा है, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, अननोन दो वैल्यूज आ जाएंगी और हमने कंपेयर करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को बजाय कि मैं आपको, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम इसको ज़्यादा वो करें तो हम सिर्फ इसको कंपेयर करते हैं। जब रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3 क्वेश्चन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर डी, ऐसी कंडीशन बनेगी हमारे पास। पहले आपने उन्हें क्या लिखना है, v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। जल्दी जल्दी शॉर्ट मैं इसको गाइड कर देता हूँ। आप v की वैल्यू पुट करेंगे, w की वैल्यू पुट करेंगे, c को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर में आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे, 3 इज इक्वल टू ए सी, एक ये वैल्यू आएगी जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ आई कहेंगे। इसी तरह जब हम j का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वो आएगा -1 इज इक्वल टू बी सी। और इसी तरह जब हम k का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास आएगा बच्चों k का कोफिशिएंट यानी 4 इज इक्वल टू -2c। तो देखें हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी 2 अननोन्स हैं, यहाँ पे भी 2 अननोन है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इधर भी 2 अननोन है, सॉल्व नहीं कर सकते। इधर से हम सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आपकी निकलेगी c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2। फिर आप c की वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे, फिर c की वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे, तो आपके पास a और b की आएगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पार्ट नंबर b किया था। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर डी। उम्मीद है आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट्स के तौर पे दिए हैं आप उसको सॉल्व करें और आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके चेक करवाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।